प्यारे बच्चों, आज मैं आपको साइंस कंटिन्यू करवाते हुए जो अपना चैप्टर चल रहा था थर्ड धातु और अधातु एनसीईआरटी क्लास 10th का उसको कंटिन्यू करवा रहा हूं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 करवाए हैं। आज मैं इसका पार्ट 3 लेके आया हूं। इसके अंदर मैं क्या करवाने वाला हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पॉइंट अपने पास अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। यदि वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अपने देखते हैं, चैप्टर है थर्ड धातु एवं अधातु। ठीक है, इसका पार्ट नंबर आपको मैं आज 3 करवा रहा हूं। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो जाकर उन वीडियोस को भी देख लो। तो आज मैं शुरुआत एक छोटे से टॉपिक से करने वाला हूं। वो टॉपिक है अपने पास एनोडीकरण। एनोडीकरण दिया हुआ आपके एनसीईआरटी के अंदर, तो मैंने सोचा ये छोटा सा टॉपिक आपको करवा दूं। तो एनोडीकरण क्या होता है? ऑक्साइड की परत चढ़ाना। किसके ऊपर? धातु पर। धातु पर ऑक्साइड की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। तो मैं एक लाइन में जब इसको बताना चाहूं, धातु पर ऑक्साइड की परत, ऑक्साइड की परत चढ़ना या चढ़ाना, इसको क्या बोलते हैं? अपने एनोडीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब धातु जो है वायु के संपर्क में आती है, धातु क्या है जो वायु के संपर्क में आती है तो उस पे ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, पतली परत चढ़ती है। धातु वायु के संपर्क में आने पर पतली परत चढ़ जाती है, पतली परत चढ़ जाती है किसकी? ऑक्साइड की। ठीक है, तो ये जब ऑक्साइड की परत चढ़ती है धातु को क्षरण से बचाती है, यानी कि धातु को खराब होने से बचाती है। ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या है कि ये जो पतली परत चढ़ती है, इस पतली परत को मोटा करने के लिए, पतली परत को मोटा करने के लिए एनोडीकरण किया जाता है धातु का। ठीक है, तो अपने देखते हैं एल्यूमिनियम धातु का एनोडीकरण। एनोडीकरण, ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम की कोई धातु लेंगे, उस पे अपने मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ा देंगे, उसका क्या हो जाएगा? एनोडीकरण हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की कोई धातु ले ली अपने, उसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर डाल के उसका विद्युत अपघटन किया जाता है, यानी कि उसके अंदर धारा प्रवाहित की जाती है। तो क्या होता है कि इस पर जो एल्यूमिनियम की अपने रोड ली है, छोटा सा टुकड़ा लिया है, उस पे क्या आता कि ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं। इसके ये चीज इस प्रकार है, देखो, ये अपनों ने एल्यूमिनियम की रोड ली है और एक दूसरी कोई धातु की अपने रोड ले लेते हैं। ठीक है, और जिसका, अब देखो, ये एल्यूमिनियम है और ये अपने पास कैथोड है। जो ये एल्यूमिनियम है इसको अपने एनोड बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर धारा प्रवाहित करेंगे, ये लो, ये प्लस हो गया,
ये माइनस हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी कि ये हो गया कैथोड और ये बन गई अपने पास एनोड। इसके अंदर मैंने डाल दिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो भी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल वो होता है कि अपने सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर जल मिलाते हैं, तब ये क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, तनु हो जाता है, इसको बोलते हैं तनु सल्फ्यूरिक। इसके अंदर जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और ये मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए इसको अपने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, H2SO4 मिला दिया, वो भी डिल्यूट तनु H2SO4। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करने पर ये जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके अंदर जल की मात्रा अधिक है, तो ये आयनों के अंदर विभक्त हो जाते हैं, आयनों के अंदर टूटता है। अब देखो कौन कौन से आयन इसके अंदर बनते हैं। एक तो बनता है हाइड्रोजन और एक बनता है ऑक्सीजन। दो आयन बनते हैं इसके अंदर, एक हाइड्रोजन बनता है, एक ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन आयन होता है, अब देखो हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव। अब ये जो हाइड्रोजन है पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, कैथोड की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, तो यहां से आ गया, तो यहां पे क्या बन गई, H2 गैस। ठीक है, और ये ऑक्सीजन है ऋणायन, ये क्या करेगा, एनोड के पास आ जाएगा, वो अपना धनायन है। तो यहां आने पर क्या होगा कि एल्यूमिनियम के साथ क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा। तो एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करने से क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। यहां पे परत बन जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, यहां पे परत बन जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम का एनोडीकरण बोलते हैं। तो अब देखो एल्यूमिनियम प्लस 3H2O, क्योंकि इसके अंदर जल की मात्रा है, तो ये Al2O3 बनाता है, साथ में बनाता है हाइड्रोजन गैस बना देता है ये। ठीक है, तो अब देखो इसको सेटिस्फाई करके देखो, 3 हो गए, 2 एल्यूमिनियम ले लिए, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन आ गई, और 3H2O अपने पास गैस के रूप में बन जाती है। आयनों के अंदर टूटा हाइड्रोजन गैस तो चली गई, उड़ गई। ठीक है, और जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन क्या है, एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया किया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना देता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना देता है। तो इससे क्या है कि बड़ी परत बन जाती है, मोटी परत बन जाती है, जो इस एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाती है, टिकाऊ रखती है, ज्यादा टाइम तक चलाती है, और इसको रगड़ कर, इसको रंग कर, इसको अच्छी आकर्षक भी बनाया जाता है। तो ये तो था एल्यूमिनियम का एनोडीकरण, आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। अब देखते हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक, वो क्या है कि धातु की जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आने वाले जो एग्जाम है ना, उसके अंदर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, धातु की जल से रिएक्शन। तो देखो कि धातु की जब जल से रिएक्शन करवाते हैं तो धातु का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये पहला पॉइंट आप ध्यान रख लेना कि धातु की जल से रिएक्शन करवाते हैं तो धातु का ऑक्साइड बनता है, धातु का ऑक्साइड बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है।
और एक मैंने आपको बताया था कि ये जो धातु का ऑक्साइड है ना, धातु के ऑक्साइड यानी कि जो अधिकतर धातु के ऑक्साइड हैं, अधिकतर धातु ऑक्साइड है, वो जल के अंदर क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, यानी कि जल के अंदर ये नहीं घुलते हैं। लेकिन कुछ एक है जो कि जिनके ऑक्साइड क्या है, जल के अंदर घुलते हैं। वो भी मैंने आपको कल बताया था। एक तो सोडियम था, पोटेशियम था, लिथियम एक और लिख लो, कैल्शियम एक और लिख लो, मैग्नीशियम एक और लिख लो। ये इंपॉर्टेंट है, और भी हैं वैसे तो, लेकिन आप इन्हें विशेषकर याद कर लेना। इस सोडियम का, पोटेशियम का, लिथियम का, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होते हैं, ये जल के अंदर घुलनशील होते हैं। इनको आप ध्यान रख लेना। और इसका डिटेल में कौन किसके ऑक्साइड घुलनशील है, किसके घुलनशील है, ये जब अपने आवर्त सारणी वाला टॉपिक करेंगे उसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर करवा दूंगा कि जो 1A जो है और 2A के जो है उनके कौन कौन से ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, वो भी मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर बता दूंगा। एक बार के लिए आप सिर्फ इतना ही याद करो, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके ऑक्साइड क्या जल के अंदर घुलनशील होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि धातु की जल से क्रिया करवाई तो धातु का ऑक्साइड बन गया। अब धातु ऑक्साइड, ऐसे धातु के ऑक्साइड जो जल में घुलनशील है, उसकी जब अपने जल से क्रिया करवाते हैं तो वो क्या बनाता है, धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये भी मैंने आपको कल क्रिया, ये पूरी इक्वेशन मैंने आपको कल बताई थी, इसे भी आप विशेषकर ध्यान दे लेना। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीधा पूछ सकता है धातु की जल से क्रिया करवाने पर कौन सी गैस बनती है, धातु ऑक्साइड को जल से क्रिया करवाने पर क्या बनता है, धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो अपने जल की रिएक्शन करवा रहे हैं धातु की। तो अब अपने देखते हैं कि कौन सी धातु किस जल से अभिक्रिया करती है, यानी कि ठंडे जल से अभिक्रिया करती है, गर्म जल से अभिक्रिया करती है, कौन भाप से अभिक्रिया करता है और कौन अपने जल से अभिक्रिया नहीं करता है। इसको आपको ध्यान रखना है। देखो, अब सबसे पहले देखते हैं अपने, एक देखते हैं ठंडे जल से कौन कौन सी धातु रिएक्शन करती है, दूसरी देखते हैं अपने गर्म जल से, दूसरी देखते हैं गर्म जल से, तीसरा देखते हैं इसके अंदर अपने भाप से, और चौथा देखते हैं जल से रिएक्शन नहीं करती हैं। ये चीज देखते हैं। पहले आप इसको शॉर्ट में देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये एग्जाम के अंदर बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है यहां से। तो ठंडे जल से कौन कौन सी धातुएं जो रिएक्शन करती है, एक तो आप ध्यान रखना सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। और गर्म जल से रिएक्शन कौन कर सकता है, कौन करता है, एक तो मैग्नीशियम। बस इसके अंदर आप इतना ही ध्यान रखो। भाप से कौन कौन सी करती हैं, एल्यूमिनियम, फेरस एंड जिंक, इसका आप ध्यान रखो। अब अपने देख लेते हैं कि जल से रिएक्शन नहीं करती हैं वो धातुएं देख लेते हैं अपने। वो है, एक तो है आपका ध्यान रखना है कि लेड, एक आपको ध्यान रखना है कॉपर, एक आपको ध्यान रखना है एजी और एक आपको ध्यान रखना है एयू। ठीक है, ये है एजी होता है सिल्वर, एयू होता है गोल्ड, और ये तो आपको पता ही कॉपर जिसको अपन तांबा बोलते हैं। कॉपर, और एक हो गया ये लेड आपका। ये जो धातुएं जल से रिएक्शन नहीं करती हैं। और भाप से
एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, गर्म जल से मैग्नीशियम, ठंडे जल से सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ठंडे जल से रिएक्शन, इसकी रिएक्शन भी मैं आपको लिखवा देता हूं किस प्रकार है, थोड़ा सा देख लेते हैं अपने। तो इसकी रिएक्शन पहले भी अपने कर चुके हैं, तो वो देखते हैं कि 2Na की क्रिया जब जल से करवाते हैं, जल से करवाते हैं तो आप देखो कि जल से करवाते हैं 2H2O, क्या बनेगा 2NaOH। अब आप देख लो इसके अंदर 2 Na हो गए, ठीक है, O2 हो गए, H हो गया, H2 हो गए, तो साथ में बन गई ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है। साथ में निकलती है इसकी ऊष्मा। आई बात समझ में? अब देखो, जब सोडियम की क्रिया जल से करवाते हैं तो इसका हाइड्रोक्साइड बनता है और ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, जलती हुई निकलती है। हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है? प्रज्वलित रूप से निकलती है, साथ में ऊष्मा निकलती है। तो आपने कभी देखा होगा कि सोडियम को जब अपने जल में फेंकते हैं ना, तो वहां से आग निकलती है, एकदम पटाखा सा बोलता है। तो वो पटाखा किस चीज का बोलता है? आग वो किसकी निकलती है? हाइड्रोजन गैस की निकलती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ऊष्मा निकल रही है, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं अपने? ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया कहते हैं, ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार अपने क्रिया देख लेते हैं पोटेशियम की, 2Ka प्लस 2H2O, तो इसकी क्रिया करवा दी, ये क्या बन गया KOH प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये भी क्या है? ऊष्मा निकलती है, और इसको भी क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब रह गया कैल्शियम। कैल्शियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये थोड़ा ध्यान है, इसके बारे में ध्यान रख लो कि कैल्शियम गैस को जब अपन जल में डुबोते हैं, कैल्शियम गैस नहीं सॉरी, कैल्शियम धातु को जब अपन जल में डुबोते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। हाइड्रोजन गैस निकलेगी, साथ में क्या बुलबुले बनते हैं हाइड्रोजन गैस की। तो ये जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं ना, ये कैल्शियम पड़ा है, तो इसके बाहर चिपक जाते हैं। बुलबुले क्या है? यहां चिपक जाते हैं, जिस कारण से ये जो धातु है ना हल्की हो जाती है, हल्की होने से जल में तैरने लग जाती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि कैल्शियम धातु है जो जल में डुबोने पर ये तैरने लग जाती है। इस टॉपिक से, इस पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ कि कौन सी धातु है जो जल के अंदर तैरने लग जाती है। तो मैं कह सकता हूं कैल्शियम धातु है जो जल के अंदर तैरने लग जाती है। तो कैल्शियम के बारे में आप लिख लो कि जल में तैरती हैं। जल में क्या होता है? तैरती हैं, ठीक है। और इसकी जो क्रिया होती है वो धीमी प्रतिक्रिया होती है, धीमी क्रिया होती है। जल के साथ ये धीमी क्रिया करती है, ऊष्मा नहीं निकलती है। ये बात भी आप ध्यान रख लेना। अब देखो भी गर्म जल से रिएक्शन वाले कौन सा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में भी सेम ही बात है। जब इसको मैग्नीशियम को धातु को जल के अंदर डुबोया जाता है तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं जो मैग्नीशियम की चारों ओर चिपक जाते हैं। मैग्नीशियम के चारों ओर चिपकने से ये हल्की होती है, हल्की होने से तैरने लगती है। तो मैग्नीशियम के बारे में भी आप एक बात ध्यान रखना, ये क्या है? तैरने लगती है, तैरने लगती है, ठीक है भाई। भाप से एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों को आप ध्यान रख लेना। इसकी मैं आपको रिएक्शन बता देता हूं एल्यूमिनियम की, यही लिख लो 4Al प्लस 3O2। ये मैंने पहले भी आपको करवाई है। तो इसका क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा।
क्योंकि एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है वो जल के अंदर घुलनशील नहीं है, तो ये सिर्फ क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। तो मैंने बना दिया इसका Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। जल से, सॉरी जल तो लिखा ही नहीं मैंने, 3H2O, तो 2 6 ले लो आप, क्योंकि फिर संतुलित हो जाएगी। 4Al प्लस 6H2O, तो 2Al2 6 हो गए, प्लस में अब आप देख लो 6H2O बन जाएगा, 6H2 बन जाएगा, तो 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के निकालेगा। तो ये आप एल्युमिनियम के बारे में भी थोड़ा ध्यान रख लेना। ये क्या है, भाप के साथ रिएक्शन करते हैं। अब जल के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर और Au, ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है, तो आपको विशेषकर इनको याद कर लेना। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख देना। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।